बिहार के शिक्षक हो जाए सावधान बैड टच वाली गलत आरोपों से, विद्यालय में आने वाले मीडिया से और ई शिक्षा कोष ऐप लोकेशन से। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार की शिक्षा विभाग इस कदर अपना पैर फैला चुकी है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आने वाले तमाम बिहार के शिक्षक कहीं से भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कुछ इस तरह से शिक्षकों पर नकेल कस दिया है कि हर बिंदुओं पर शिक्षकों को फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा उन पर आरोप लगना तय है, उन पर स्पष्टीकरण होना तय है, उन पर कार्रवाई होना तय है। आखिर क्या कुछ शिक्षा विभाग में शिक्षकों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है? इससे पहले कि हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर शिक्षकों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिसमें हम तत्काल बता दें कि ताज़ा जारी किया गया पत्र के अनुसार विद्यालय में मीडिया कर्मियों को अनाधिकृत रूप से प्रवेश वंचित संबंधी एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र को लोग कई अर्थों में देख रहे हैं। वो पत्र जारी होते ही सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आ गई है। किन्हीं ने तो ये भी बातें कही है कि विद्यालय में प्रवेश से मीडिया कर्मियों को वंचित कर दिया गया है, तो किन्हीं ने ये भी इसका अर्थ लगाया है कि अब मीडिया कर्मी शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इसके संबंध में जो भी पत्र जारी किया गया है उसका स्पष्ट अर्थ मैं आप सभी को बता दूं कि भले ही यह पत्र जारी किया गया है कि विद्यालय में अनाधिकृत रूप से मीडिया कर्मियों के प्रवेश के संबंध में, लेकिन इस पत्र में जो भी उल्लेख किया गया है इसमें ये बातें लिखी गई है कि विद्यालय में अगर मीडिया कर्मी उपस्थित होते हैं तो उससे पठन पाठन बाधित होता है, साथ ही साथ विद्यालय की प्रशासनिक कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है। अतः निर्देश दिया जाता है कि मीडिया ब्रीफिंग के लिए सिर्फ एचएम ही प्राधिकृत होंगे और उनसे ही कोई सवाल पूछे जाएंगे। यानी यह पत्र बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के किसी भी विद्यालय में मीडिया कर्मी जा सकते हैं। यह सही बात है कि मीडिया कर्मियों को भी जहां कहीं भी जाना होता है बिना आदेश और बिना परमिशन का नहीं जाना होता है, चाहे वो निजी संस्था ही क्यों न हो। जब तक उस संस्था के मालिक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तब तक वो उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। तो इस आधार पर मीडिया कर्मियों को हर हाल में विद्यालय प्रधान की अनुमति के बाद ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, और उसमें भी अगर कोई अनियमितता बरती जा रही है तो इस अनियमितता को देखते हुए ऐसी बात नहीं कि प्रधानाध्यापक द्वारा मीडिया कर्मियों को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। हर हाल में मीडिया कर्मी अनियमितताओं को देखने के लिए विद्यालय में जरूर उपस्थित होंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये पत्र स्पष्ट कर दिया है कि किन्हीं भी शिक्षक को उस मीडिया के सामने ब्रीफिंग के लिए सामने नहीं जाना है, या फिर मीडिया वाले भी सीधे शिक्षकों के पास नहीं जा सकते, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। इसके लिए एचएम ही प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पत्र के अनुसार एचएम ही किन्हीं बिंदुओं पर सवाल के जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि अगर कोई अनियमितता बरती जा रही है, अगर विद्यालय में कोई घटना घट रही है और उसमें कोई विद्यालय के अध्यापक सम्मिलित है, तो ऐसी बात नहीं कि मीडिया कर्मी उस अध्यापक से बाइट नहीं ले सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। प्रधानाध्यापक तो मौजूद रहेंगे ही, प्रधानाध्यापक के माध्यम से उस संबंधित शिक्षक को भी पास बुलाया जा सकता है और मीडिया उनसे भी सवाल कर सकती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, भले ही मीडिया को सीधे प्रधानाध्यापक के पास जाने की अनुमति दी गई है, सीधे ही शिक्षकों से सवाल नहीं पूछने की बातें कही गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मीडिया कर्मियों को विद्यालय में पहुंचने से रोका नहीं गया है, उन्हें वंचित नहीं किया गया है। इसलिए तमाम शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। वह इस अफवाह में नहीं रहे कि मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती, मीडिया उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती। वहीं दोस्तों, एक और अन्य घटनाएं सामने उभर कर आ रही है कि इन दिनों विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी शिक्षकों के ऊपर बैड टच का आरोप लगा रहे हैं। और यह घटना रोहतास जिले की है, जहां की दूसरी और तीसरी कक्षा के 6 छात्राओं ने मिलकर प्रधानाध्यापक के सामने उसी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक पर आरोप लगाया, जिन शिक्षक का नाम था मोहम्मद इश्तियाक। उन छात्राओं का आरोप था कि मोहम्मद इश्तियाक नामक शिक्षक बैड टच का इस्तेमाल करते हैं और इसकी खबर छात्राओं द्वारा अपने अभिभावकों के पास भी दिया गया था।
अभिभावक भी विद्यालय पर आकर जमकर हंगामा किए थे, जिसका नतीजा हुआ था कि संबंधित शिक्षक को पुलिस के कस्टडी में भी जाना पड़ा था। तो यहाँ पर सवाल एक ये भी उठ रहा है कि दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्राओं द्वारा बैड टच का आरोप लगाया जा रहा है। ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। इस पर विचार और मंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि वो संबंधित शिक्षक किसी साजिश के शिकार हो रहे हों। और यह स्वाभाविक है कि दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्राओं द्वारा अगर एक शिक्षक पर यह आरोप लगाया जाता है कि बैड टच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह एक गलत आरोप ही हो सकता है। निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई साजिशें होगी। इसलिए विद्यालय के तमाम शिक्षकों को चाहिए कि वर्तमान युग हाईटेक युग है, हो सकता है मोबाइल देखने के क्रम में ही बैड टच शब्दों का उपयोग करना उक्त छात्राओं द्वारा सीखी गई हो। इसको लेकर भी उनके द्वारा यह आरोप गठित किया जा रहा हो, या फिर विद्यालय के अंदर या फिर बाहर से कोई साजिश रची जा रही हो, जिसका खमियाजा उक्त शिक्षक को भुगतना पड़ रहा हो। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि हर हाल में अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, सिर्फ व सिर्फ शिक्षा से संबंध रखे, और साथ ही साथ विद्यालय प्रशासन इन तमाम गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए हर हाल में विद्यालय का माहौल बिल्कुल प्रेम और भाईचारे के साथ स्थापित करे। वहीं दोस्तों, एक और अन्य खबर आई है जिस पर बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को हर हाल में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के वैशाली जिले की, जहां की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षकों के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। और इतना ही नहीं, 7099 शिक्षकों के ऊपर शो कॉज किया गया है कि इन शिक्षकों ने गलत तरीकों से ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाई है। डीपीओ वैशाली द्वारा जो कहा गया है उसके अनुसार उनका कहना था कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं थे, घर पर उपस्थित थे, और उसके बाद ही ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बना दिया गया। दोस्तों, इसके क्रम में डीपीओ ने कहा है कि हाजीपुर की 2 शिक्षिका ऐसी थी जिनका लोकेशन हरियाणा का गुरुग्राम बता रहा था, परंतु वह हरियाणा से ही मार्क ऑन ड्यूटी कर दी। इस तरह से वो पकड़ में आ गई। वहीं 2-4 शिक्षक ऐसे भी थे जिनके संबंध में डीपीओ द्वारा ये कहा गया है कि कुछ शिक्षक मुजफ्फरपुर में थे, तो कुछ शिक्षक दानापुर में थे, तो कुछ शिक्षक समस्तीपुर में थे। ये उनका लोकेशन बता रहा था, परंतु उस शिक्षक द्वारा विद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बना दिया गया। वहीं कुछ शिक्षकों के बारे में ये भी बातें कही गई कि शिक्षकों का लोकेशन अपना घर बता रहा था, परंतु शिक्षक द्वारा किसी छात्र के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया गया। सेल्फाइल फोटो की जगह प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर दिया गया। तो ये सारे आरोप लगाए गए हैं कि शिक्षक बाहर में रहते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लेते हैं। वहीं ये भी बातें कही गई कि शिक्षिका बिहार से बाहर में थी, परंतु मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस बनाया गया। तो इन बिंदुओं पर ये सवाल खड़ा होता है, 1 मिनट के लिए अगर स्वीकार कर लिया जाए कि शिक्षक बाहर में थे, उसके बाद उनके द्वारा मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस बना लिया गया, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या 7099 शिक्षकों पर स्पष्टीकरण किया गया है? क्या ये सभी के सभी शिक्षक विद्यालय से बाहर थे, घर से बाहर थे? आखिर इन सभी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश वैशाली जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा क्यों नहीं जारी किया जाता है? यह निश्चित है कि सभी के सभी शिक्षकों को, जिनकी संख्या 7099 है, ये सभी के सभी शिक्षक घर बैठे ही विद्यालय में उपस्थिति नहीं बनाए थे। कोई न कोई ऐप में खराबी रही होगी, जिसके कारण इन सब पर भी स्पष्टीकरण किया गया होगा। लेकिन अन्य बिंदुओं को सार्वजनिक नहीं किया जाता है और सिर्फ 1-2 बिंदुओं को सार्वजनिक कर दिया जाता है, ताकि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा सके, शिक्षकों के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये भी संभव हो सकता है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा कई तरह का प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। कई प्रशिक्षण तो बिहार राज्य में ही आयोजित होते हैं, तो कई प्रशिक्षण बिहार से बाहर भी आयोजित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हर दिन शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होता है। अगर शिक्षक प्रशिक्षण में है, कहीं कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि उन्हें अटेंडेंस नहीं बनाना है। अगर उनके द्वारा अटेंडेंस नहीं बनाया जाता है, उसके बाद भी शो कॉज होता है कि आप कार्य अवधि में अनुपस्थित है, जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा अगर विद्यालय से बाहर है तो मार्क ऑन ड्यूटी के रूप में अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और विद्यालय के अंदर में है तो उनके द्वारा मार्क इन ड्यूटी के रूप में अटेंडेंस बनाया जाता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से वो शिक्षिका जिन पर आरोप लगाया गया कि वो हरियाणा गुरुग्राम में उपस्थित थी, ये संभव हो सकता है कि वो किसी प्रशिक्षण में भाग ले रही थी। हालांकि मैं 100% ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये महिला प्रशिक्षण में ही रही होगी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बिहार से बाहर भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और उस प्रशिक्षण में शिक्षकों को भाग लेकर
मार्क ऑन ड्यूटी के रूप में ही अटेंडेंस बनाया जाता है। तो निश्चित रूप से पत्र जारी करने से पहले उक्त शिक्षक के संबंध में शिक्षा विभाग को चाहिए कि वास्तव में अगर वो शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित थे, किसी भी कार्य में उनको नहीं प्रतिनियुक्त किया गया है, तो ही उनके लिए स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग द्वारा ये भी आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अगर ऐप में खराबी के कारण शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के क्रम में बाधा उत्पन्न हुई है, तो भी स्पष्टीकरण नहीं जारी होनी चाहिए। बिल्कुल 100% आश्वस्त हो जाने के बाद ही शिक्षकों की संख्या जारी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि ऐप में खराबी के कारण भी अटेंडेंस सही ढंग से नहीं बन पाता है, और जब स्पष्टीकरण होता है तो शिक्षकों की एक लंबी कतारें लग जाती है, उनके नाम की एक लंबी सूची बन जाती है, जिससे शिक्षक प्रताड़ित महसूस करते हैं और चारों तरफ यह खबर फैलती है कि बिहार के तमाम शिक्षक यही नीति अपना रहे हैं, उनके द्वारा गलत तरीकों से ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाया जा रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए बिहार के तमाम शिक्षकों को चाहिए कि हर हाल में सावधान रहे। किसी भी बिंदु पर शिक्षा विभाग आपकी सुधि लेने वाली नहीं रह गई है। आपको अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल अपने रखना होगा, अपनी प्रतिष्ठा आपको स्वयं बचाना होगा, अन्यथा शिक्षा विभाग आपको प्रताड़ित करने की जिम्मा उठा रखी है। हर हाल में शिक्षा विभाग बिहार में सुर्खियों में रहना चाहती है कि हम इतने शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम इतने शिक्षकों पर नकेल कस रहे हैं। तो इन बिंदुओं से सावधान रहना होगा बिहार के तमाम शिक्षकों को, और सचेत रहना होगा बिहार के तमाम छात्रों को भी कि उनके ऊपर कोई अगर गलत नीति का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो किसी भी सही शिक्षक पर गलत आरोप नहीं लगाए। आखिर वो गुरु है तो गुरु मान लेना चाहिए। परंतु शिक्षकों के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि हर हाल में वो अपने शिक्षक होने का पूर्ण रूपेण दायित्व निभाए और बिहार के शिक्षा जगत में एक नया कमल खिलाए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।